बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टेस्ट है FLB2 जो है वो आई थिंक सो कि इसमें आपके मार्क्स जो है वो पूरे पूरे आने चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आज का टेस्ट आपको ये बता देगा कि आपकी जो आप प्रिपरेशन लेवल है वो किस लेवल पे है। इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम जो है वो 30 में से 27 आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ओवरऑल देखें तो टेस्ट जो है एवरेज लेवल का बना हुआ, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी। सो इट्स अ वेरी गुड टेस्ट कि आप अपने आप को चेक कर सकें कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी पूछा है जी। इंटेंसिटी जो है उसका यूनिट होता है एनर्जी ओवर टाइम इनटू एरिया का मतलब है। वैसे इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो इंटेंसिटी है इसका यूनिट जो है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको याद हो तो आप ना इंटेंसिटी सोलर कांस्टेंट जो है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में इंटेंसिटी आप कहते होते थे। इंटेंसिटी यानी सोलर कांस्टेंट जो है वो 1.4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको याद हो तो वहाँ इंटेंसिटी का यूनिट आप क्या यूज करते थे, किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर आप जो है वो इसको यूज करते होते थे। इसका मतलब है इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड जो है। अच्छा, तो इसका मतलब एनर्जी ओवर टाइम इनटू एरिया। तो अब एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है, टाइम की डायमेंशन टी होती है, एरिया की एल स्क्वायर है। वैल्यूज पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। और डेट्स अ वेरी सिंपल, जिसमें आंसर आपका कौन सा बनेगा, डेल्टा आंसर जो है उसमें डायमेंशन का आंसर आएगा। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं पुट करके। सो इजी क्वेश्चन था जिसमें आंसर आपका डेल्टा आएगा। यूनिट पता होना चाहिए वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट इनकी जो है वो याद भी होती है वैल्यू भी। वॉट जो मीन पावर का यूनिट है तो उसकी डायरेक्ट जो है वो आपको डायमेंशंस भी याद होंगी। जस्ट जो है वो आपने मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज आल्सो सिंपल जी। इसमें एरर एंड अनसर्टेनिटी नंबर ऑफ टाइम आप कर चुके होंगे। जो वॉल्यूम ऑफ सफीर है उसमें जो रेडियस है उसकी जो पावर फैक्टर है उसका क्या होता है, 3। और अनसर्टेनिटी उसमें कितने परसेंट है, 2%। तो पावर फैक्टर को जस्ट आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 into 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6% आंसर आपका आ जाएगा। सो डेट इज आल्सो सिंपल वन जी। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आई थिंक सो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बहुत इजी है। देखो हमें उसने यहाँ दो चीजें फाइंड करने के लिए कहा है। अगर आप गौर से देखें तो एवरेज एक्सेलेरेशन हमें फाइंड करने के लिए कहा है और साथ डायरेक्शन भी हमें बतानी है। देखो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। सो हमें यहाँ पर उसने ना वेलोसिटी बताई हुई है 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद टूवर्ड्स 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ। इसका मतलब है जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जरा देखें क्या आएगा। आप के डायरेक्शन को साइन से अगर ड्रॉ करते हो, आप डायरेक्शन को साइन अगर आप ड्रॉ करें तो आपके पास जो है वो कुछ यूँ आएगा। डायरेक्शन साइंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप ड्रॉ कर लेते हो, सो लेट्स से कि इसमें हम कर लेते हैं कि इसको, ये वाला ईस्ट होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे वेस्ट और ये आपके पास आ जाएगा नॉर्थ, इसको हम कह रहे हैं साउथ। अब जरा गौर से देखिएगा, ईस्ट वर्ड उसने वेलोसिटी आपको बताई है 5, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वर्ड भी क्या बताई है 5। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है ज़ाहिर हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो लेट्स से कि इस वाली को अगर हम वेलोसिटी को v1 कह रहे हैं तो इस वाली को हम क्या कहेंगे, v2। तो अब मुझे देखें फाइनल माइनस इनिशियल अगर हमें करना है, देखो ये v2 प्लस माइनस v1, इसका क्या मतलब है कि आपको वेलोसिटी v1 इस तरफ से, लेकिन जब उसका नेगेटिव लेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो आपके पास माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपके पास वो आंसर चेंज इन वेलोसिटी का है, अगर आप गौर करें तो वो आपके पास क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट जो है। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब जरा इसको चेक कर लेते हैं कि आंसर जो है उसका क्या आता है। अच्छा, अब देखो कि वेलोसिटी जो है हमारे पास उसने जो है वो पार्टिकल कहता है 5 मीटर पर सेकंड जो है वो किस तरफ से, ईस्ट की तरफ, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ थी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो v2 प्लस माइनस v1 आया, ऐसे ही जी। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है वो चूंकि ये डेल्टा v की वाली वेलोसिटी आई है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वेयर। अब टोटल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50। और इसका मतलब है कि आपका आंसर 5 इंटू स्क्वेयर रूट
टू आंसर आ जाएगा। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आप देखें कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी थी आपके पास वो कितनी आई है, 5 अंडर रूट 2, और टाइम आपको टोटल यहाँ कितना बताया हुआ है, 10 सेकेंड। यहाँ आप 10 पुट कर दो, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। इसका मतलब आपके पास बना स्क्वायर रूट ओवर 2, स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। इसको आप 1/√2 भी लिख सकते हैं। ये आपके पास जो है एक्सेलेरेशन का आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो आंसर आ गया। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर चूंकि आपके पास जो है वो v2/v1 जो है, अगर आप गौर करें v2/v1 वो 5 और 5 ही आएगा जहाँ आ रहा है वेलोसिटी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंगल यहाँ पर जो है वो कितना बनेगा, 45। इसका मतलब डायरेक्शन जो आपकी वो यहाँ पर क्या बनेगी, नॉर्थ वेस्ट बनेगी, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट बनेगी। वैसे भी देखें, अगर रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये v1 इस तरफ था, ये v2 इस तरफ था। जब आप जो है वो इसका इन्वर्स लेंगे तो -v1 हो जाएगा, तो ज़ाहिर है वो वेक्टर रिवर्स होकर इस तरफ आएगा। तो जो रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग, इनके इनविटी भी नहीं आना है ना ये वाला रिजल्टेंट जो है। इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो यहाँ पर बनेगा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगी, नॉर्थ वेस्ट बनेगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, और a प्लस बी जो है वो कहता है थीटा, एफ एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड थीटा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट आपने बताना है। एक बात यहाँ पर बड़ी सिंपल है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो रिजल्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल b क्रॉस a का जो रिजल्टेंट है वो लेट से c आ जाता है। अब वो जो रिजल्टेंट है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू, वो जो रिजल्टेंट होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू जो है वो बी एंड ए, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब इसका मतलब वो बी के भी परपेंडिकुलर है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है। तो ये चूंकि फिर से उसने डॉट प्रोडक्ट ए के क्रॉस लिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर के इन बिटवीन जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जीरो। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट जो है ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप अगर ए के साथ डॉट ले रहे हो तो एंगल कितना आएगा, 90। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होता है, 0। 5 जो है ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कभी भी दो वेक्टर्स जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन वेक्टर्स। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आंसर जो है इसका जो है वो इनडिटरमिनेट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर डेल्टा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला जो है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, आपको मैंने नंबर ऑफ टाइम जो है ये क्वेश्चन हमने लेक्चर में भी सॉल्व किया था, टेस्ट में भी, रेगुलर टेस्ट में भी देखा था। एफ डी जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अगर यहाँ गौर करें तो बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट रखें तो यहाँ से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v स्क्वायर। स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। अच्छा, अब यहाँ देखें स्पीड जो है वो 60 से बढ़कर कितनी हुई, 120। कितने टाइम स्पीड बढ़ी है, स्पीड जो है वो 2 टाइम्स बढ़ी है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाना चाहिए, अगर स्पीड जो है वो 2 टाइम्स बढ़ी है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो आपका कितना हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। अब पहले जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। तो 20 × 4 जो है वो कितना हो जाएगा, अब 80। यहाँ सॉरी सेंटीमीटर नहीं आना, मीटर में वैल्यू आनी है, क्योंकि यहाँ आंसर मीटर में गिवन है। तो इसका आंसर जो है 4 × 20 और ये आपके पास आंसर जो है वो फिर क्या आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v स्क्वायर होता है। तो अगर स्पीड डबल कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स। पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना बताया हुआ, 20 मीटर। तो अब जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाना चाहिए, जो है वो 80 मीटर आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, इसका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, डेल्टा। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें जो है वो आपने सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास वैसे फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv ओवर ओवर टी। अब टोटल मैस ऑफ द बुलेट्स में, जितनी टोटल बुलेट्स हैं उनका मैस अगर हमें काउंट करना हो तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, n × m।
इसलिए फॉर्मूला अप्लाई होगा n मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय t, और f जो यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ बुलेट्स निकालनी है, उसने कहा है हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकंड, तो नंबर ऑफ बुलेट्स जो हैं पर सेकंड अगर यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा f डिवाइडेड बाय m इंटू जो है वो क्या आ जाएगा v। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है मैस ऑफ बुलेट 40 ग्राम है, वेलोसिटी आपको कितनी बताई हुई है 1200 मीटर पर सेकंड जो है यहाँ पर, तो फोर्स 144 न्यूटन है। सो आप यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे 144 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ईच बुलेट जो है वो कितना बताया हुआ 40 ग्राम। सो 40 ग्राम मीन 40 इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा -3, तो ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10 रेज टू पावर -3, और साथ ही आपके वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 1/1200। आप इन सबको जो है वो सॉल्व करें, सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा डेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल आएगा। तो ज़ाहिर 2 पॉइंट एंड समथिंग भी आए तो वो 2 के आसपास 3 के आसपास ही कंसीडर होगा, क्योंकि डेसिमल में तो नहीं ना बुलेट हो सकती। तो आंसर अगर आपका डेसिमल में भी आता है तो आपने उसको जो है वो नियरेस्ट टू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आंसर आपका यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या बनेगा 3 बनेगा। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कहता है ए अगर फ्रिक्शनल फोर्स आर कंजर्वेटिव, बी पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों ही रॉन्ग है। जहां पर फ्रिक्शन आ जाए वो कभी भी कंजर्वेटिव नहीं रहती, तो कंजर्वेटिव फील्ड जो है वहां पर फ्रिक्शन जो है वो कभी भी जो भी फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी फोर्स है ना वो कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकती। और पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स से जो है वो हम एसोसिएट नहीं करते, ये सिर्फ हाइट से एसोसिएट करते हैं। इसका मतलब दोनों जो है वो रॉन्ग है। 9 वाला जो है इट्स सिंपल वन, आई होप सो का आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो कि मैथ्स आपको गिवन है उसके बाद 2 पीसेस में जो है वो एक्सक्लूड होता है, और एक का मैथ्स जो है वो 18 और दूसरे का 12 बताया हुआ है। 18 वाले की अगर स्पीड कह रहा है जी के ये जो है वो 6 है, तो 12 वाले का ना 12 वाले की काइनेटिक एनर्जी बताएं। पहले तो यहाँ आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई करना है। तो उसके बाद देखें जी जो टोटल मोमेंटम बिफोर जो एक्सप्लोजन होगा वो तो होगा 0। टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन जो है वो क्या होगा 0। तो m1 m प्लस m1v1 प्लस क्या आ जाएगा m2v2। अच्छा, अब जो कि एक्सप्लोजन के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहाँ से जो है वो आप देखें हमें जो है वो 2 मैस गिवन है, 18 और 12 मैसेज गिवन है, और साथ जो है दूसरे का 18 वाले की वेलोसिटी भी गिवन है क्या 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम दूसरी वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो फॉर्मूला वेलोसिटी लेट्स से कि हमें ना v2 कैलकुलेट करना है, तो v2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव साइन इग्नोर भी कर रहे हैं जो कि आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा m1 v1 ओवर जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर m2। तो अब यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी m1 कितना आपको बताया हुआ है 18, ठीक है जी। उसकी वेलोसिटी जो है वो 18 वाले की कितनी है 6 डिवाइडेड बाय दूसरा मैच कितना है 12। अब जरा गौर करें, ये आपके पास 2 और ये इससे कट के आंसर क्या आ गया 9। इसका मतलब दूसरे की वेलोसिटी जो वो 9 आ जाएगी। अब आपने वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन मैथ्स आपने यहाँ कौन सा यूज करना है अदर वाला 12 यूज करना है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा 486। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें जो है वो हमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 वाला सॉल्व किया है, अगर देखें तो वेलोसिटी जो है उसकी चेंज इन वेलोसिटी अक्रॉस था, कह रहा है जो है वो फर्स्ट क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट क्वार्टर है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो हमें बताना है कि क्या आया। अब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस इनिशियल करना है तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है ये वाली, और चूंकि वेलोसिटी नीचे टेंजेंट टू द सर्कल होती है ना, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब है इसको इसके जो है माइनस करने के लिए मैं उसकी जो डायरेक्शन है उसको इन्वर्ट्स करूंगा। तो ये डायरेक्शन अपवर्ड ली हुई है, मैं डाउनवर्ड लूंगा। तो ये अगर आपके पास v2 है तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा -v1। तो v2 -v1, इनका जो रिजल्टेंट है अगर आप देखें तो ये वेस्ट है, तो ये आपके पास क्या है साउथ है,
इसका मतलब है जो रिजल्टेंट आएगा इस चेंज इन वेलोसिटी का वो साउथ वेस्ट आएगा, तो आपका आंसर बीटा बनना है। बाकी रही मैग्नीट्यूड की बात, तो मैग्नीट्यूड जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जाहिर है फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो आपको वेलोसिटी मिल गई, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो चूंकि यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल में हर जगह स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी, तो उसको हम यूनिट स्पीड अगर कंसीडर कर लें तो आई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 वी होगी उसकी स्पीड जो है, ज़रा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर लें इसको, 1 स्क्वायर नहीं करना तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर लें, वो 2 वी स्क्वायर हो जाएगा तो वी बाहर आ जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट 2 वी आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा बनता है, बीटा। नेक्स्ट जो जी क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें कह रहा है जी कि ये बताएं कि सिंपल पेंडुलम जो है उसकी जो टेंशन है मैक्सिमम कहाँ होती है, क्योंकि टेंशन जो है वो किसकी इक्वल होती है, टेंशन जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करती है। तो अगर आप और करें तो आप मीन पोजीशन की तरफ आते हैं जब, तो एम जी कॉस थीटा की वैल्यू कम होना शुरू होती है और मीन पोजीशन पे आके जीरो हो जाती है, जो कि यहाँ तक आते हैं उसका कॉस 90 का हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो हम कहेंगे देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एम जी कॉस थीटा। तो कहते हैं टेंशन जो है वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है, या एम जी कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम होगी, जो है वो यहाँ पर जो है वो जहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। सो इसमें देखिए लेट्स कह रहा है जी सिंपल वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल जो है, तो एक नया प्रॉब्लम टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो हमारी जो है वो कहता है एम जी कॉस थीटा है, तो ये कहाँ पे होगी एम जी कॉस थीटा टेंशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन जो है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाती है, और जबकि हम मीन पोजीशन की तरफ आए तो इसकी वैल्यू कम होते होते यहाँ पर आकर जीरो हो जाती है। सो इसका मतलब है आंसर आपका बनेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो आपके पास क्या होती है, एम जी कॉस थीटा। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो है वो वैक्यूम है, वैक्यूम में जो है वो देखें टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने के लिए ना विस्कस मीडियम का होना जरूरी है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो कहता है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द विस्कस मीडियम, तो वैक्यूम में विस्कस मीडियम कोई भी नहीं होता, तो देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी। 13 में जी आप ब्लॉक इज फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड, फ्लोटिंग तो इसका मतलब है कि जो बियॉन्ड फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स जो उसकी है वो ग्रेटर देन मैस वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द ब्लॉक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसको नीचे डुबोएंगे तो दोबारा से रिलीज करेंगे तो दोबारा सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से काफ़ी कम है, इस वजह से वो फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं अगर आप उनको नीचे की तरफ पुश करते हैं छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है वो वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को आ जाएंगे, तो आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो इसमें आंसर जो है वो आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में आंसर जो है आपका 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के यानी अल्फा ही बनता है। तो बाकी जो है वो इसमें फार्मूला जो है वो 2 पाई 2 एम के ओवर ये जो डिफरेंट आपको गिवन है यहाँ कोई आंसर नहीं बनेगा। सो इसमें आंसर जो है आपका अल्फा ही बन रहा है, क्योंकि उसने सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला जो है इसमें आपका आंसर अल्फा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहते हैं स्टेशनरी वेव है। अब स्टेशनरी वेव में जो है वो कहते हैं इनमें से कौन सा ठीक है, ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज, नो, सिर्फ वो पॉइंट्स जो इन बिटवीन द टू नोड्स होते हैं वो इन फेज होते हैं। तो कहता है ऑल द एंटी नोड्स वाइब्रेट इन फेज, ये भी नहीं ठीक है। ठीक है जी, ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन द टू कंसेक्टिव नोड्स वाइब्रेट इन फेज, चार्ली ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। 16 जो है यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट में कहता है एंड इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस स्पेक्ट्रम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। फिर अच्छा जी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है चूंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है तो ये भी वेव नेचर एग्जिबिट करते हैं। सो वेव नेचर जो है उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आपने पढ़ी हुई है, या उसको हम मोमेंटम इज इक्वल टू जो है वो लैम्डा ओवर या मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो है वो आपके पास क्या होता था, लैम्डा एच ओवर लैम्डा कर लें या लैम्डा ओवर एच। ठीक है जी, तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो है, तो यहाँ से अगर आप गौर करो तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू एच ओवर पी, या एच ओवर क्या हो जाएगा एम बी। ठीक है, तो ये वेवलेंथ जो है पार्ट। अच्छा वो कहता है जी कि अगर ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करें, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपने इंक्रीज कर दी ओवर एम वी है,
तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो ज़ाहिर है फ्रिंज स्पेसिंग भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ होती है। सो इसमें जी आपका आंसर चार्ली बनेगा। नेक्स्ट जो है जी 17 जो है, ये हम नंबर ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पे चूंकि डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम कहेंगे डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2। जो इसमें क्या कहते हैं जी कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इन प्रोसेस वन आर इफेक्टिवली। तो इसमें आपका जो आंसर है वो जो है वो जी आंसर आपका जो है वो चार्ली यहाँ पे होगा। ये आंसर जो है अल्फा नहीं होगा, इसका आंसर आपका जो है वो कौन सा बनेगा, चार्ली। तो इसमें हम कहेंगे आंसर इज चार्ली, नॉट एल्फा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस। और याद रखिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी है वो जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अगर पाथ वन से जाएं ए से बी तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी। Two plates of the capacitor are given equal and opposite charge, then they are merged in a tank of coil electric। जो ही कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है आप प्लेस करेंगे दो प्लेट्स के इन बिटवीन जो है तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और आपने ये इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन में पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर चेंज होते हैं। मीडियम आने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। इसमें आंसर जो है चूंकि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ है, हम आंसर कहेंगे बीटा। 19 जो है वो कहते हैं जी इन साइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन साइड चार्ज स्फीयर जो है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। तो इसमें आंसर जो है वो डेल्टा। बाकी स्टेटमेंट आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए उसने जो है वो अजीब से बनाई है। कॉन्सेप्ट वही है कि जो हॉलो चार्ज स्फीयर है उसका जो इंटीरियर होता है वो फील्ड फ्री रीजन होता है, तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसने पूछी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन साइड जो है वो क्या होगी, दैट वुड बी जीरो। नेक्स्ट है जी नो करंट फ्लोज बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव द सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल पे है तो किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट होके रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा वन आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। 22 में डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गलवानोमीटर, जो हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ना वही आपकी गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस होती है। चूंकि आपने गलवानोमीटर जो है उसको कन्वर्ट करते हो वोल्ट मीटर में या एम मीटर में, तो जो आप उसके पैरेलल शंट रेजिस्टेंस लगाओगे ना उसी के अकॉर्डिंग जो है वो गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस हाफ डिफ्लेक्शन के लिए एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ अगर आपको 60 ओम कह रहा है तो आपका आंसर भी 60 ओम होगा, अगर वो 20 ओम कहेगा तो आपका आंसर भी 20 ओम होगा। लेट्स से कि यहाँ शंट रेजिस्टेंस में 20 ओम लगाई है तो आपका आंसर भी 20 ओम होना चाहिए। अगर यहाँ वो 60 ओम लगा रहा है तो 60 ओम ही आंसर होना चाहिए। आपका आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये जरा थोड़ा सा जो है ना फॉर्मूला रीअरेंज हमें करना पड़ेगा। थोड़ा गौर से देखिएगा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे सेट करते हैं। हमारे पास जो फोर्स है जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर एंटर हो रहे हैं तो क्यू वी बी मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये फॉर्मूला होगा ना। लेकिन उसने कहा है कि वो एंटर हो रहे हैं विद सेम मोमेंटम, तो डायरेक्टली आप इनवर्स प्रोपोर्शन बनाने के लिए इसमें मोमेंटम होना चाहिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देता हूँ तो m से मल्टीप्लाई करने से ये जो b के साथ m मल्टीप्लाई होगा ये आपका क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। इनटू जो है वो आपके पास क्या आ गया, b डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, m। तो अब देखो ये आपका क्या आ गया, मोमेंटम। अब मोमेंटम को कांस्टेंट रख लें, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख लें, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या रह जाएगी, चार्ज ओवर जो है वो क्या आ जाएगा, मैस, चार्ज ओवर मैस। ठीक है जी। अच्छा अब रेशो लेनी है, रेशो में क्या क्या बताया हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स। सो प्रोटॉन इसके लिए जो है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ओवर मैस ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ओवर मैस ऑफ न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज ओवर मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो रेशो आपकी बनेगी, प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, मैस भी 1 होता है। ठीक है जी। न्यूट्रॉन का जो है वो चार्ज 1 होगा, मैस उसका 2 लेंगे। और जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज जो है हम 2 लेते हैं और मैस उसका जो है वो कितना है, 4।
तो आपके पास आंसर 1:1:2 1/2। आप इसको 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या बनेगा 2:1:1। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर बनेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एडजस्ट आर फार्मूला अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। देखिए यहाँ मोमेंटम नहीं था इस फार्मूले में, तो मैंने मैथ से मल्टीप्लाई किया और मैथ से डिवाइड करके वहां से मोमेंटम में उसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है जी इसके बाद ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, चूंकि ये जो है इसको हम इनपुट देंगे तो आउटपुट देगा ना, तो इसलिए आंसर जो है इसका हम क्या कहेंगे अल्फा। क्योंकि इसमें जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना यूज होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे तो ही करंट जो है वो डेवलप होगा ना, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हम कहेंगे। 24 जी 24 इज 25 जो है इसमें जो है वो जो रिंग है जब वो नीचे फॉल करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या इंड्यूस करंट के अकॉर्डिंग कहता है कि इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज। ऐसे ही है ना जी। तो अगर हम एक बार मैग्नेट जो है उसको हाइट से सर्कुलर रिंग में गिराएं, बार मैग्नेट सॉरी कह रहा है, उसको एक सर्कुलर रिंग में जो है वो हम यहाँ पर उसको ड्रॉप करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है वो हम एक बार मैग्नेट जो है उसको सर्कुलर रिंग में जो है अगर ड्रॉप करेंगे। अच्छा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना है उसने इस तरह से प्रोड्यूस होना है कि यहाँ उसका नॉर्थ पोल बनेगा ताकि उसको अपोज करे। अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ चेंज जो है हमेशा अपने पोल्स को अपोज करता है, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा रिपल्शन की वजह से। उसके जो एक्सेलरेशन है क्योंकि वो फ्री फॉल में था ना, जो ऊपर आपका मैग्नेट है वो वैल्यू ऑफ जी से नीचे फॉल कर रहा है, तो इस रिपल्शन की वजह से उसकी वैल्यू ऑफ जी में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, फर्क आएगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट जी व्हेन इट पासेस थ्रू द सेंटर, तो ऊपर जो है वो वैल्यू उसकी एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन जी होगा। लेकिन जो ही वाला रिंग जो है जो मैग्नेट है उसके सेंटर पे चला जाएगा, तो सेंटर पे जाने के अकॉर्डिंग जो कि चेंज इन फ्लक्स ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा, इससे किसी किस्म का इंड्यूस करंट जो है वो वहां पर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा से उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जी के इक्वल हो जाएगा। तो दोबारा से जो उसका एक्सेलरेशन है वो हम कहेंगे दैट विल बिकम इक्वल टू जी। 26 इसमें द सर्किट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। अगर आप गौर से देखें तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो ये क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को जो है ना वो कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर जो इफेक्ट है ये सर्किट रेजोनेट कर जाएगा ना। अगर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर सेम हो तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि आप इसकी इम्पीडेंस डायग्राम देखी हुई है आपने, क्योंकि जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है दोनों एक दूसरे के जो है वो अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होते हैं। तो अगर आप डायग्राम बुक वाली गौर से देखोगे तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और यहाँ होता है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। इसका मतलब हुआ ये तो इन दोनों ने तो अपने इफेक्ट को क्या कर देना, कैंसिल आउट। अब बाकी जो है वो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस। तो इसका मतलब है 120 वोल्ट है तो सारी की सारी 120 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगी इस रेजिस्टर के क्रॉस। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। तो ये रेजोनेंट कंडीशन को शो कर रहा है जब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो। नेक्स्ट जो है जी 27 जो है इसमें द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर और नेचुरल नेचर ऑफ द मटेरियल इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करेगा, बट शेप पे डिपेंड नहीं करता। 28 जो है वो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। अगर हम एक नॉर गेट है, नौ इसकी दोनों इनपुट्स को अगर हम शॉर्ट कर दें तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। ये नॉट गेट बन जाएगा। अब आपने नॉर के बाद नॉट लगा दिया, तो नॉर के बाद अगर आप नॉट लगाएंगे वो दोबारा से इन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। इसमें आंसर कौन सा है, चार्ट। नेक्स्ट है जी हमें ये जो है स्पेक्ट्रम हमने नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज किया वो आप लोगों को आई थिंक सो इजी टोटली पता होगा। इसमें हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी हाई होगी देन विजिबल लाइट एंड देन माइक्रोवेव। चूंकि इसका जो है माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू विजिबल एंड एक्सरेज। तो इसका एक नजर जो है वो स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल्टा आंसर है जी। लास्ट वाला जी कहते हैं दिस रिएक्शन हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा मिशंस अकर्ड।
इसमें सबसे पहले अल्फा फाइंड करने के लिए आपने इनके मैथ नंबर का डिफरेंस लेना है। तो मैथ नंबर का जो डिफरेंस है वो जरा देखें कितना है, 222 माइनस 210। इसका मतलब है मैथ नंबर आपका जो है वो कितना काम हुआ, 12। तो अब चूंकि अल्फा पार्टिकल जब अमिट होता है तो मैथ नंबर कितना कम होता है, 4। इसका मतलब है 4 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर कितना आया, 3। इसका मतलब है यहाँ से 3 अल्फा अमिट होंगे, तो लाजमी तौर पर जो है वो 3 अल्फा आ गया। अब हमें बीटा डिसाइड करना है। तो जब 3 अल्फा निकले थे तो मैं जो है ना आपका चार्ज नंबर जो है वो कितना कम हुआ होगा, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है एक अल्फा से चार्ज नंबर 2 कम होता है। तो 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा का मतलब चार्ज जो है वो -6 होना चाहिए था, और यहाँ आंसर जो है वो होना चाहिए था 80। रिजल्टेंट 80 होना चाहिए था चार्ज नंबर का, लेकिन यहाँ 80 नहीं है, यहाँ क्या है 84 है। इसका मतलब है 4 इसमें ऐड हुए हैं। तो क्या ऐड हुए होंगे, ज़ाहिर है बीटा, जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो चार्ज नंबर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, बीटा आंसर बनेगा। सो इसकी जो है वो की चेक करें सारी, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई हैं उनको दोबारा रिवाइज करें, और रेक्टिफाई करने से जो है मिस्टेक्स को रिजल्ट इम्प्रूव होता है। मैं इसके आंसर की भी आप लोगों को जो है वो सेंड कर देता हूँ एक दफ़ा, आप उसको दोबारा देखें। जहाँ जिसको कोई प्रॉब्लम हो मुझे ग्रुप में जो है वो व्हाट्सअप कर दें, मैं आपका आंसर इंशाल्लाह फ्री होकर आंसर भी आपको कर दूंगा। जज़ाकल्लाह जी, अपना ख्याल रखिएगा।